अक्टूबर 2011 में असलम ने कुछ पैसे एक बैंक में जमा करे। बैंक ने उसको कहा कि 12% का कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट देंगे और असलम का मकसद ये था पैसे जमा करवाने का कि उसको 5 साल बाद 1 मिलियन रुपए मिल जाएँ। यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगर ऐसा है ना तो आगे नहीं पढ़ते हम पहले ही काम करते हैं कि ये मालूम कर लेते हैं कि आखिर असलम ने कितने पैसे जमा करवाए होंगे। अब ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है, 5 साल बाद की वैल्यू है यानी कि फ्यूचर वैल्यू है। ये आपकी प्रेज़ेंट वैल्यू है, 12% का रेट है। देखिए आपके पास एस जो है वो 1 मिलियन है, पी जो है वो एक्स है, आई जो है वो 12% है, ठीक है? और एन जो है ना वो 5 है और कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है? असलम ने कुछ पैसे आज बैंक में जमा करे इस नीयत के साथ कि वो 5 साल बाद 1 मिलियन हो जाएँगे। बैंक ने उसको कहा कि हम 12% का कंपाउंडेड क्वार्टरली का रेट देंगे। अब मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि असलम ने आखिर कितने पैसे जमा करवाए होंगे, यानी कि मैं आपसे अगर प्रेज़ेंट वैल्यू पूछूँ, तो आप बोलोगे P इज़ इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय 1 प्लस I पावर N, ठीक है? इससे हमें प्रेज़ेंट वैल्यू मिलती है ना, तो असलम ने जो पैसे जमा करे होंगे, वो कितने पैसे जमा करे होंगे? 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड और पावर में आ जाएगा 20। अगर मैं ये मालूम करूँ कि असलम ने इनिशियली कितने पैसे जमा करे थे, ये आ रहा है 553676 553676। वापस से सवाल को देखें, उसने लिखा इन अक्टूबर 2011 असलम हैड डिपॉजिटेड एन अमाउंट इन एन इन्वेस्टमेंट स्कीम एट 12% कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली with the objective of receiving 1 million at the end of the 5th year, that is October 2016। असलम एक बंदा था, वो 2011 में बैंक गया। बैंक ने बोला 12% का पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली का इंटरेस्ट रेट है। असलम ने बोला मुझे 2016 में यानी कि आज से 5 साल बाद 1 मिलियन रुपए चाहिए, बताएं मैं आपके पास कितने पैसे जमा कर दूं? तो बैंक ने उससे 553675 रुपीस लिए होंगे, ठीक है? ये बात क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि असलम का अगर मकसद था 2016 में उसको 1 मिलियन चाहिए, तो उसने अक्टूबर 2011 में बैंक जाकर बैंक में 553675 रुपीस जमा करे होंगे ताकि उस पर 12% के हिसाब से सालाना इंटरेस्ट मिले और वो अमाउंट 1 मिलियन हो जाए और वो घर ले आए। अब लिखा हुआ है ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2013 द इंटरेस्ट रेट ऑन द स्कीम फॉर द रिमेनिंग पीरियड वुड बी रिड्यूस्ड टू 10%। अब देखिए इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाता है तो फ्यूचर वैल्यू यानी कि वो जो जिस रेट से आपके पैसे ग्रो हो रहे थे वो भी कम हो जाएगा। तो 1 अक्टूबर 2013 को बैंक का फ़ोन आया और बोला कि अब जो बच गया है ना टाइम, उसमें आपको जो है ना वो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये अक्टूबर 2011 में पैसे जमा कर आया, तो अक्टूबर 2011 में इसने हमारे हिसाब से 553675 रुपीज़ जमा करे और अक्टूबर 2013 तक का यानी कि 11 से 12 और 12 से 13 ये जो 2 साल थे ना, इसका इंटरेस्ट इसको 12% के हिसाब से ही मिला होगा। इसलिए क्योंकि बैंक ने इसको 2013 में फ़ोन किया और बोला कि इंटरेस्ट रेट अब 10% हो रहा है। लेकिन जब इसने अक्टूबर 2011 में पैसे जमा करवाए थे, तो 11 से 12 और 12 से 13 ये जो 2 साल होंगे, इन 2 सालों में इसको जो इंटरेस्ट मिला होगा, वो इंटरेस्ट तो इसको 12% से ही मिला होगा। क्योंकि 11 से 12 और 12 से 13 के बीच में जो इंटरेस्ट का रेट है, वो चेंज नहीं हुआ। तो अब हम यूज़ करेंगे S इज़ इक्वल्स टू P 1 प्लस I पावर N यानी कि 553675 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस
12% डिवाइडेड बाई 4 पावर 8। ठीक है, तो मैंने जब 553675 जमा करे 1.12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 पावर 8 553675 पावर आंसर मल्टीप्लाइड बाय आंसर 701379 701379। देखिए हमने 553675 बैंक में जमा करे थे, तो वो 2 साल बाद 701379 हो गए होंगे, क्योंकि पहले 2 सालों का इंटरेस्ट 12% के हिसाब से मिला होगा। अब अगर 13 से 14, 14 से 15 और 15 से 16 आने वाले मजीद 3 सालों का इंटरेस्ट 12% से ही मिलता ना, तो ये 701379 ग्रो कर 1 मिलियन हो जाता। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि अक्टूबर 2013 में बैंक ने मुझे फ़ोन किया और बैंक ने फ़ोन कर बोला कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो अब 12% नहीं होगा, बल्कि वो 10% होगा। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 12 के बजाय 10% हो गया, तो मैं यही अमाउंट जमा कर, सही है? तो आगे की बात करते हैं। देखो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है ना, अगर इंटरेस्ट रेट 12% ही रहता तो मज़ीद 2 साल ये पैसे, अगर मज़ीद 3 साल अगर ये पैसे रहते बैंक में, तो ये 1 मिलियन हो जाते। लेकिन अब इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है ना वो कम हो गई है। ठीक है, अब इंटरेस्ट की परसेंटेज जो कम हो गई है, बैंक ने इसको बोला कि ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2013 the interest rate on the scheme for the remaining period would be reduced to 10%। बैंक ने इसको ये कहा कि अब जो बचा हुआ टाइम पीरियड है 3 सालों का, उसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 12% से नहीं मिलेगा, बल्कि वो 10% से मिलेगा। अच्छा, अक्टूबर 2013 वाले दिन इसके बैंक अकाउंट का बैलेंस 701379 हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पहले 2 सालों में इसको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला है। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है डिटरमाइन द अमाउंट दैट असलम शुड डिपॉजिट ऑन 1 अक्टूबर 2013 टू हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट इन अक्टूबर 2016। देखो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो मुझे जो रिटर्न मिल रहा होता है वो कम हो जाता है। अब या तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया हो, मैं कुछ भी ना करूं, कुछ भी नहीं करूंगा, तो 701379 जो मेरे पास अक्टूबर 2013 का बैलेंस है, इस पे अगले 3 सालों का 10% के हिसाब से क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन वो पैसे 1 मिलियन नहीं हो पाएंगे। इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल कैलकुलेशन थी वो 12% के हिसाब से थी। मैंने 12% के हिसाब से 553675 जमा करे थे कि ये 5 साल 12% से इंक्रीज होकर 1 मिलियन हो जाएंगे। पहले 2 साल तो 12% के हिसाब से ही रिटर्न मिला और 2 साल बाद ये पैसे 701379 हो गए। लेकिन अब 12% का रेट नहीं है, रेट चेंज होकर कम होकर और 10% हो गया। जब रेट चेंज होकर कम होकर 10% हो जाए, यानी कि जो रेट है वो अगर रिड्यूस हो जाए, रेट जो है वो गिर जाए, रेट जो है वो कम हो जाए, तो या तो मैं उतने ही पैसे रहने दूं, लेकिन फिर वो 1 मिलियन नहीं होंगे, या फिर मैं कुछ पैसे यहाँ पर जमा कर दूं ताकि वो ग्रो होकर और 1 मिलियन हो जाए। अभी अक्टूबर 2013 को मेरे अकाउंट का बैलेंस जो है ना वो 701379 है। अभी मेरा बैलेंस 701379 है। अब मैं यहाँ पर एक और वर्किंग करता हूँ। मुझे अक्टूबर मुझे अक्टूबर 2016 में मुझे अक्टूबर 2016 में 1 मिलियन रुपया चाहिए। आज है अक्टूबर 2013। आज है अक्टूबर 2013। 10% का रेट चल रहा है। ठीक है, मुझे अक्टूबर 2016 में 1 मिलियन रुपया चाहिए। मुझे अक्टूबर 2016 में 1 मिलियन चाहिए। अगर 10% का रेट चल रहा है और आज लेट्स से अक्टूबर 2013 है, तो मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होना चाहिए? मैं यूज करूंगा P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। अगर मेरे अकाउंट में अक्टूबर 2016 में 1 मिलियन रुपया है, अगर मेरे अकाउंट में अक्टूबर 2016 में 1 मिलियन रुपया है और आज 2013 है, यानी कि 16 से 15, 15 से 14, 14 से 13, 3 साल पीछे आना है, और 10% का रेट है और 10% का कंपाउंडेड क्वार्टरली का रेट है।
10% का कंपाउंडेड क्वार्टरली का रेट है, तो 3 सालों में 12 क्वार्टर्स आते हैं ना, तो मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस 743,556। मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर 743,556 होगा, मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर 743,556 होगा, अगर इस दिन मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस 743,556 हो, तो वो 10% के हिसाब से इंक्रीज होकर 3 साल बाद 1 मिलियन बन सकता है। ठीक है? अगर मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस 743,556 हो, 10% के हिसाब से मुझे कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट मिले, तो वो 1 साल बाद 1 मिलियन हो सकता है, बन जाएगा। कैसे मैं प्रूव भी करता हूँ, देखो S इज इक्वल टू क्या होता है, P 1 प्लस I पावर N। देखो अगर आपके अकाउंट में आज 743,556 हो और आपको जो है वो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, और 3 साल है यानी कि 12 क्वार्टर्स हैं, तो आप इसको चेक करें, ये 1 मिलियन बनेगा। 0.1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 743,556। ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2016 में मुझे 1 मिलियन चाहिए, 13 से 16 के बीच का रेट 10% का है इंटरेस्ट का, तो 2013 में मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर 743,556 होगा, तो वो 10% के हिसाब से ग्रो होकर और 1 मिलियन बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन मेरा मौजूदा बैलेंस है कितना? देखो ये बैलेंस मुझे चाहिए, ये बैलेंस मेरा अगर अक्टूबर 2013 पर होता या होगा, ये वाला बैलेंस मेरा अक्टूबर 2013 का होगा या होता, तो वो ग्रो कर 1 मिलियन बन जाता। अलबत्ता मेरा जो बैलेंस अभी है वो 701,379 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बैंक में कितना फर्दर पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। अक्टूबर 2013 वाले दिन मेरा डिपॉजिट होना चाहिए 743,556, लेकिन है कितना? अभी है 701,379। इसका मतलब मुझे मजीद कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? 743356 माइनस 701,379, मुझे मजीद 41977 रुपीज 41977 रुपीज जमा करने पड़ेंगे। अगर मेरा बैलेंस 701,379 है, तो मैं 41977 के पैसे जमा करूंगा, तो वो 743,556 हो जाएगा, और फिर 10% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो पूरे पैसे 1 मिलियन बन जाएंगे, जितने पैसे मुझे चाहिए थे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको जरा एक बार मैं दोबारा से थोड़ा सा इस सवाल को रिकैप कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। एक बार आप लोगों को दोबारा से जो है वो इस सवाल को दिखा देता हूँ कि भाई हमने क्या किया। ठीक है? तो देखो, वापस से अगर सवाल पर आते हैं, तो उसने लिखा हुआ था कि इन अक्टूबर 2011 असलम had deposited an amount in an investment scheme at 12% interest compounded quarterly with the objective of receiving 1 million at the end of the 5th year, that is October 2016। एक बंदा अक्टूबर 2011 में बैंक गया और उसने बैंक में कुछ पैसे जमा कर दिए। वो कुछ पैसे इसलिए जमा करे ताकि वो 12% के इंटरेस्ट के साथ 5 साल बाद 1 मिलियन हो जाएँ। ठीक है? ये बैंक गया होगा, इसने बैंक को बोला होगा कि मुझे 5 साल बाद 1 मिलियन चाहिए, बताओ आज मैं अकाउंट में कितने जमा करूँ? तो बैंक ने बोला होगा 12% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आप इसकी प्रेज़ेंट वैल्यू जमा कर दो, इस पे इंटरेस्ट ऐड होते-होते आपको ये 1 मिलियन बन जाएँगे, आप ले जाना। तो हमने यूज़ किया P इज़ इक्वल टू S डिवाइडेड बाय 1 प्लस I पावर n। S यानी कि फ्यूचर वैल्यू वो 1 मिलियन है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% ओवर 4, कंपाउंडेड क्वार्टरली के केस में इंटरेस्ट की परसेंटेज को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर 20 क्योंकि बात हो रही है 5 सालों की और हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 20 हो गया। इसे जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये 553675 आता है, यानी कि अगर 12% का रेट है और पहली अक्टूबर 2011 को कोई बैंक जाकर 553675 जमा करवा देता है, तो 5 साल बाद उसको 1 मिलियन रुपया मिल जाएगा। ये हमने पहला काम किया। फिर आगे सवाल में बोला हुआ था, he has been informed that with effect from 1st October 2013 the interest rate on the scheme for the remaining period will be reduced to 10%।
1 अक्टूबर 2013 को बैंक का फोन आया और बैंक ने ये बोला कि अब 2013 के बाद इंटरेस्ट जो है वो आपको 12% से नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 10% से मिला करेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां तक तो पहुंच गया था 553675। अब मैंने ये देखा, देखो अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया। ये जो मेरे पास पैसे है ना, अगर 12% का ही इंटरेस्ट रेट रहता, अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आता, इंटरेस्ट रेट 12% ही रहता, तो 5 साल बाद ये ग्रो कर कर 1 मिलियन बन गए होते। 5 साल बाद ये ग्रो कर कर 1 मिलियन बन गए होते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इंटरेस्ट की परसेंटेज कम हो गई है। जब इंटरेस्ट की परसेंटेज कम हो गई तो आपको अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे जमा करने पड़ेंगे ताकि वो 1 मिलियन हो जाए। क्योंकि जो करंट पैसे हैं वो तो 1 मिलियन नहीं बनाएंगे। अब 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले 12% के हिसाब से मिल रहा था। तो आपने यूज किया एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई पावर एन, और आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई है 553675, इसको अगर मैं 12% से ग्रो करता हूँ तो ये 701,379 बन रहा है अक्टूबर 2013, क्योंकि पहले 2 सालों का तो रेट 12% है। ठीक है, पहले 2 सालों का तो रेट तो 12% है ना। तो अक्टूबर 2011 से 12, 12 से 13, इन 2 सालों में आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला होगा। लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट गिर गया। अब सवाल ये कहता है कि अगर आपको अक्टूबर 2016 में 1 मिलियन रुपया ही चाहिए, ये रुपया कम नहीं हो रहा, तो बताओ आज आप बैंक अकाउंट में कितने मजीद पैसे जमा करवाओगे ताकि आपका मकसद या ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने जो है ना 1 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकाली 10% के हिसाब से। आपने ये कहा कि एज्यूम कर लो कि अक्टूबर 2016 में मुझे 1 मिलियन रुपया चाहिए, और लेट से आज अक्टूबर 2013 है। लेट से आज अक्टूबर 2013 है। मैं ये देख रहा हूँ कि 2013 में मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होना चाहिए अगर 10% का रेट है, ताकि मुझे 1 मिलियन रुपया 3 साल बाद मिल जाए। तो P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन वापस लगाया। इस बार 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 4, 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाई 4 पावर 12। पावर 12 क्यों आई, 2016 में 1 मिलियन चाहिए, 10% का रेट चल रहा है, तो आज कितने पैसे बैंक अकाउंट में होने चाहिए ये कैलकुलेट किया हमने। जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमें दोनों वैल्यूज पता चल गई। हमें पता चल गया कि हमारे बैंक अकाउंट में अभी 701,379 है, लेकिन अगर 10% के हिसाब से मिलेगा तो 743,556 इतना बैलेंस होना चाहिए। तो मैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करूंगा वो 41,977 होगी। 41,977 रुपीज मुझे मजीद जमा करने पड़ेंगे, ताकि ये जो 701,379 है ये 41,977 से इंक्रीज होकर 743,556 बन जाए। इस पर 10% का इंटरेस्ट मिले और फिर ये 1 मिलियन बन जाए। ठीक है। अब बताओ, इधर तक कोई सवाल है किसी का? हाँ जी, किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है? ये सवाल हो गया। कितने लोगों को मजीद 2 मिनट चाहिए इस सवाल को वापस से देखने के लिए? चलो, मुझे लगता है कि किसी को कोई भी टाइम नहीं चाहिए। एनीवेज, ये हमने एक सवाल सॉल्व किया है। इसमें आई होप कि आप में से किसी को कोई भी मसला नहीं है।